नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। एक फिल्मी गाना था कि गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। तो दरअसल जब गांव की बात आती थी तो हमको लगता है कि गांव बहुत बढ़िया है और गांव में सब कुछ बहुत अच्छा है। पर कालांतर में ये धारणा टूटी। यदि हम प्रेमचंद के नावल गोदान की बात करें तो गोदान ने महाजनी सभ्यता की बात करते करते बताया था कि किस तरह गांव का किसान जो है रोजगार की तलाश में शहर में आके खेती और मजदूर बनता है और कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए विवश होता है। हम ये देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ शहरीकरण बढ़ा है। गांव के लाखों लाख लोग रोज अलग अलग शहरों में जाते हैं। हमने कोरोना के समय वो दृश्य भी देखा है कि जब लोग हजारों मील पैदल चल के अपने अपने गाँव में लौटे और उनको लगा कि गाँव में उनका ठिकाना है। शहर में जिस तरह की संवेदना होनी चाहिए थी वो संवेदना नहीं है और शहर में कई तरह की दिक्कत है। जो तेजी से शहरीकरण हुआ है उसकी अपनी समस्या है और उसको लेकर हम अगर बातचीत करेंगे तो मुझे कुछ शेर मैं कहना चाहता हूं कि वो कहता है कि जो मेरे गांव के खेत में भूख उगने लगी है, जो मेरे गांव के खेत में भूख उगने लगी है, मेरे किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली। तो अब ये हम देखते हैं कि अगर गांव में भूख जब उगती है तो किसान कहाँ आता है? शहरों में नौकरी करने के लिए, और बड़े पैमाने पे वो खेती और मजदूर के रूप में नौकरी करता है। तो उसकी सामर्थ्य नहीं होती कि वो कोई 2 BHK या 3 BHK का मकान खरीदे या वो अपना मकान बनाए। भले ही वो गांव में बड़े मकान में रहता था, वहाँ पीपल की छांव थी, वहाँ सब कुछ था, मगर वो शहर में आता है और किसी तंग बस्ती में, किसी छोटी झुग्गी झोपड़ी में या कहीं और वो अपना आशियाना बनाते हैं। तो वो ये जो बात है कि शहरों में कहाँ मिलता है जो वो सुकून जो गांव में था, जो माँ की गोदी और नीम पीपल की छांव में था, ये बात जो लोग महसूस करते हैं शहरी और ग्रामीण जीवन को, तो वो ये इस तरह की बातें करते हैं। हमारे समय के बहुत मशहूर शायर थे, अदम गोड़वी साहब हैं, उन्होंने एक शेर कहा, यूं खुद की लाश अपने कंधों पर उठाए हैं, यूं खुद की लाश अपने कंधों पे उठाए हैं, ये शहर के बासिंदों हम गांव से आए हैं। तो दोस्तों, हम क्यों बात कर रहे हैं शहर और गांव की? दरअसल इसलिए बात कर रहे हैं कि जो शहरीकरण तेजी से हुआ है उसमें बहुत तरह की समस्याएं हैं। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद भी जारी है। इस बीच में रायपुर के जो महापौर हैं एजाज ढेबर, उनका एक बयान आया है जिसको लेके राजनीति खड़ी हुई है। बिजली, पानी और सफाई ये स्थायी समस्या है, ये समस्या रहेंगी, इसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता, ये कहना है रायपुर के महापौर एजाज ढेबर का। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री भी इन्हें खत्म नहीं कर सकते। देखो यार, एक बात बोलूं मैं, ये आपको एक बात बता दे रहा हूँ। वार्डों में जो समस्या है ना, वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर PM साहब को ही बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये बात को आपको मतलब दावे से मैं बोल सकता हूँ कि ये, और नगर निगम में यार अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। भाई जन्म से लेकर मरण तक के नगर निगम काम करता है और आपको ये बात को मानना पड़ेगा कि ये अनवरत है। इसको मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम 100% पूरा का पूरा काम कर गए। ये समस्या नगर निगम में कभी खत्म नहीं हो सकती, अनवरत रहेगी। उनके इस बयान पर सियासत गर्म है। बिजली, पानी, सफाई बिल्कुल बुनियादी जरूरत है, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी शहर सरकार यानी कि नगरीय निकायों की है। लेकिन देश के ज्यादातर निकाय नागरिक सुविधा मुहैया कराने में सफल नजर नहीं आते। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तब रायपुर महापौर राजनीतिक रूप से काफी शक्तिशाली नजर आ रहे थे। वे मुख्यमंत्री की तर्ज पर वार्ड वार्ड जाकर लोगों की से मुलाकात करते, उनकी समस्या सुलझाने का दावा करते। लेकिन प्रदेश में सत्ता जाने के बाद महापौर साहब भी मजबूर नजर आने लगे। अब तो वे बिजली, पानी और सफाई को भी अनवरत समस्या की तरह देख रहे हैं। गौरतलब है कि रायपुर को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इस भारी भरकम खर्च के बाद भी समस्या पानी और सफाई पर आकर रुक जाए तो इसे क्या कहा जाए। बहरहाल रायपुर मेयर के बयान पर सियासी दांव पेच उनके विरोधी लगा रहे हैं, लेकिन इस बयान के बहाने
हम अंधाधुंध शहरीकरण, आधुनिक बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं और उसके बाजू में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उन सब और वहां पे जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, हम उसकी बात करेंगे। अगर मैं रायपुर की बात करता हूं तो जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तो रायपुर जो है वो एक शहर था जिसकी आबादी के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी सुविधाएं, नाली, सड़क, पानी, ये एक छोटी आबादी के लिए था। जब राजधानी बन गई, राज्य बन गया, तो ये बात आई कि नई राजधानी बनाई जाए और इस नई राजधानी बनाने के लिए तर्क ये दिया गया कि रायपुर में वो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो लोग रायपुर में राज्य बनने के पहले से रह रहे हैं वो जानते हैं कि जो विधानसभा है वो वाटरशेड का एक दफ्तर के लिए था, रिसर्च सेंटर के लिए था। जो मंत्रालय बनाया गया था डीके अस्पताल को, वो मंत्रालय था बना। ऐसे ही अलग अलग, जो कलेक्टर बंगला था वो मुख्यमंत्री का बंगला बना। तो शहर में जो भी सुविधाएं थी उन सुविधाओं को जैसे तैसे एक राजधानी की सुविधाएं बनाई गई। फिर उसके साथ ये चिंतन शुरू हुआ कि चूंकि रायपुर उसके अनुकूल नहीं है तो हमको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना चाहिए, बुनियादी ढांचा मजबूत करना चाहिए, और नई राजधानी का प्लान आया। अजीत जोगी ने इस पर काफी बाहर से बहुत सारी एजेंसियां बुलाई और नई राजधानी बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई। तत्कालीन जो बीजेपी विपक्ष में थी उसने पहले भी इसका विरोध किया। बाद में जब बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी को भी ये लगा कि रायपुर जो है उसकी सड़कें, उसकी नालियां, उसके मोहल्ले वो इतने नहीं है कि वो आबादी के दबाव को झेल सके। तो नया रायपुर जो है वो बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। नया रायपुर में 2012 के आसपास जो है वहां राजधानी भी शिफ्ट कर दी गई, मंत्रालय चला गया, एचओडी चला गया, बहुत सारे कार्यालय चले गए, पर अभी तक आबादी नहीं गई। उसकी बसाहट को लेकर, उसके निर्माण को लेकर बहुत सारे बातचीत है जो अलग विषय। पर हाँ, वहां पे सड़कें बनाई गई, वहां पे भूमिगत जो है बिजली की व्यवस्था की गई, वहां सब कुछ किया गया है, वहां लाइट भी है, सब कुछ है। बावजूद इसके अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर जब आबादी जाएगी तो वो पूरी चीजों को जो है वो ठीक ठाक कर पाएगी। तो आजादी के बाद से हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा पानी, बिजली, सड़क, आवास, रोजगार जैसे विषय रहे हैं। गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थानों में साफ सफाई का मुद्दा काफी बाद में जुड़ा। 21वीं सदी में जहां हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम पेयजल को लेकर आश्वस्त नहीं है। एक तरफ हमारी दस्तक मंगल और चांद तक पहुंच रही है, दूसरी ओर शहरी इलाकों में भी बिजली और साफ सुथरी सड़कों को उपलब्ध ना होना, इस पर हमको विचार करने की जरूरत है। ऐसे में इतने भारी भरकम बजट के बाद भी क्यों बेबस नजर आ रहे हैं, ये हमको समझना है। शहर को भी ये समझना होगा, शहर में बहुत सारी चीजें सुधरी हैं। लोगों ने स्वच्छता के प्रति ध्यान देना भी शुरू किया है, पर्यावरण के प्रति भी ध्यान देना शुरू किया है। बावजूद इसके शहर में अभी जैसे ही गर्मी आती है, टैंकर जो है वो चारों तरफ घूमने लगते हैं, पानी की हाहाकार मच जाती है। सफाई को लेकर ये दिखता है कि पूरे कचरे का ढेर है। तो बिजली जरा सा आहट होती है, बिजली गड़कती है, हवा चलती है, बिजली जो है वो बंद हो जाती है। तो ये रायपुर जैसे शहर में ये हाल है। तो यदि हम रायपुर से इतर जाएं बिलासपुर, या हम जिलों में जाएं और उससे नीचे कस्बों में जाएं, तो वहाँ और बुरे हाल होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो नागरिक सुविधाएं जिनकी हम बात करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गंभीर बातचीत होनी चाहिए। पर वो गंभीर बातचीत नहीं होके महापौर ने जो बयान दिया उसको लेकर ये बहस चल रही है। दरअसल भारत में पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण क्षेत्र में तेजी के साथ शहरों की ओर बड़ी आबादी का पलायन हुआ है, जिसके चलते देश में जगह जगह अंधाधुंध अव्यवस्थित शहरीकरण हुआ है। हालांकि किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र माने जाने के लिए कुछ आवश्यक मापदंड है, जिनके अनुसार उस क्षेत्र में 5000 या इससे अधिक व्यक्तियों की आबादी का निवास करना जरूरी है। वहां की 75% जो आबादी है गैर कृषि व्यवसाय करती हो। वहां इस क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। शहरी क्षेत्र के लिए कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जिनमें उस क्षेत्र में उद्योग धंधे, व्यवस्थित आवासीय क्षेत्र, सुनियोजित ढंग से बिजली, पानी, सीवरेज की व्यवस्था और सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो होना चाहिए। ऐसी आबादी वाले क्षेत्र को शहर के अंतर्गत मानते हैं। इन सुविधाओं से आकर्षित होकर वह ग्रामीण क्षेत्र की कठिन जीवन शैली के चलते देश में पिछले कुछ दशक में लोगों ने रोजी रोटी और सुविधाओं की तलाश में बड़े पैमाने पर गांव से शहरों की ओर पलायन शुरू किया है, जिसके चलते आज आलम यह है कि पुराने शहरों में अव्यवस्थित विस्तार के साथ
कुकुर मुत्ते की तरह जगह जगह अंधाधुंध वैध अवैध शहरी क्षेत्र बन गए हैं, जिन क्षेत्रों में सभी निवासियों की गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारे सिस्टम के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हम रोज देखते हैं कि जहां पर दुकानें बननी चाहिए वो दुकानें नहीं है। सड़क किनारे लोग लगातार, कितनी ही चेकिंग हो, सड़क किनारे लगातार बहुत सारी गुमटियां, दुकानें, ठेले, और उसको बचाने के लिए कुछ धार्मिक स्थलों की आड़ लेना भी एक कहना चाहिए एक सगल बन गया। एक लोग समझ गए कि हम इसको बना लेंगे तो हम बच जाएंगे। रेल पटरियों के किनारे अभी हमने हाल ही में देखा कि कचना में जो ओवरब्रिज बनना है वो इस बात के लिए नहीं बन रहा है कि वहां अवैध कब्जा है और वो हट नहीं रहा है। अब नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और रेलवे आपस में जूझ रहे हैं और उससे रोज ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। वैसे शहरीकरण से संबंधित अगर कुछ आंकड़े देखें तो ये साफ नजर आता है कि कभी गांवों का देश माने जाने वाला भारत अब तेजी से शहरों में बदल रहा है। इन आंकड़ों के अनुसार देश में 2001 तक हमारी आबादी का 27.81% हिस्सा शहरों में रहता था, जबकि 2011 के आंकड़ों के अनुसार यह स्थिति बदलकर 31.16% तक पहुंच गई और वर्ष 2018 में तेजी के साथ बदलते हुए शहरीकरण का आंकड़ा बढ़कर 33.6% तक पहुंच गया। देश में शहरी आबादी में तेजी से हुई यह बढ़ोतरी आश्चर्यजनक रूप से हमको चौंकाती है। वहीं देश में 2001 की जनगणना के अनुसार शहरों कस्बों की कुल संख्या 5161 थी, जो कि 2011 की जनगणना में तेजी से बढ़कर 7936 हो गई। अब वही नई जनगणना की स्थिति फिर से वृद्धि देखने को मिलेगी। अब हमारे नई जनगणना नहीं हुई है, पर बहुत सारी चीजों में चुनाव में हमने देखा कि बहुत सारे आंकड़े बता दिए गए कि यहाँ हिंदू कम हो गए, मुसलमान बढ़ गए, पर जनगणना नहीं हुई है। तो हमको ये भी समझना है कि कई बार मुद्दे कुछ और होते हैं, मामला कुछ और होता है। जनगणना जो है एक बड़ा कारक होती है किसी भी योजना को बनाने के लिए कि जनगणना के हिसाब से किस शहर की कितनी गणना है, कितने लोग कहाँ रहते हैं, और उस तरह से एक वहाँ की योजना बनती है, उसका एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट बनता है। तो हम ये देखते हैं कि जो शहरी क्षेत्र बढ़े हैं पूरे देश में, रोज बंबई में हजारों लोग जा रहे हैं, दिल्ली हजारों लोग जा रहे हैं, बहुत सारे दिल्ली के आसपास के इलाके को मिला के एनसीआर बना दिया गया। रायपुर में इस तरह की बात भी हुई है, अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि भिलाई, दुर्ग, रायपुर और इनको मिलाकर एक पूरा एरिया बनाया जाएगा, क्योंकि सब आबादी इतनी सघन हो गई है कि लोग एक दूसरे से एकमेक हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कभी रायपुर से जो है नदी के उस पार जाके हम समझते थे दूसरा शहर, पर अभी जितने विज्ञापन छप रहे हैं तो अमलेश्वर जो है उसको ये बताया जा रहा है कि टाउनशिप की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि रायपुर के जय स्तंभ चौक के बहुत नजदीक की जगह है। ये बढ़ता शहरीकरण है जो कि नगर निगम क्षेत्र से बाहर है, मगर लोगों को आना जाने में सुविधा है और लोगों को लगता है कि हमको वहां पे सस्ते में मकान मिलेंगे तो लोग जा रहे हैं। अगर हम ये देखें कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की करीब आधी आबादी शहरों में निवास करने लगी, वहीं जिस तेजी के साथ भारत में गांवों से रोजी रोटी और सुविधाओं की तलाश में जो पलायन अनवरत जारी है, उसको देखकर भी लगता है कि 2050 तक हमारे देश की आधी आबादी शहरों कस्बों के क्षेत्र में आकर निवास करने लगेगी, जो ये दर्शाती है कि भारत में शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में तेजी के साथ होते इस शहरीकरण का सबसे दुखद पहलू यह भी है कि हम लोग नित्य नई समस्याओं से जूझने के चलते औसत स्तर का जीवन जीने के लिए भी उससे भी वंचित होते जा रहे हैं। आज देश में शहरी क्षेत्रों में आलम यह हो गया है कि शहरी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 17.4% लोग जो है सुविधाओं के भारी अभाव के साथ भी झुग्गी झोपड़ियों में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। शहरों को इसके लिए सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की। इसके तहत बहुत सारे काम हुए, हालांकि कई प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के मामले भी यहाँ सामने आए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है जो मिशन हमारे देश में प्रधानमंत्री के इतने करीब हो वहां भी काला पीला हो जाता है, तो अन्य योजनाओं की स्थिति कैसी होगी इसका अंदाजा सहज रूप से लगाया जा सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ी भारत सरकार की वेबसाइट पर जिन विषयों को कोर बुनियादी सुविधाओं के रूप में रखा गया है, उसमें पहला है साफ पानी, बिजली और सफाई। जो तीन चीजें हैं उसमें बिजली, सफाई और साफ पानी को रखा गया। अब इन तीनों को की जो समस्या वो अनवरत इसका जो स्थायी हल के रूप में रायपुर मेयर देख रहे हैं। उनको लगता है कि ये कभी नहीं खत्म होगी, चाहे प्रधानमंत्री चाहे तो भी ये खत्म नहीं हो सकती। भारत में शहरी और ग्रामीण मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है जो पिछले कुछ दशकों से लगातार ध्वस्त हो रही है।
ऊपर बताए गए कई ऐसे कारण हैं जिनके चलते लोग तेजी से शहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसके चलते जो सदियों हमारा बना हुआ जो संतुलन है वो गड़बड़ा रहा है। ऐसे में हमें गांव की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे शहरों पर दबाव कम हो। साथ ये भी सच है कि यह कल्पना करना बेमानी होगा कि गांव के विकास के बिना देश का विकास किया जा सकता है। थोड़ी सी सुविधाएं प्रदान कर देने मात्र से गांव का विकास होना बहुत मुश्किल है। बदलते वक्त के साथ अगर भारतीय गांव पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ग्रामीण संकट का मूल कारण वहां रहने वालों की आय का कम होना है। इसके लिए सरकार को इस ओर खास तौर से ध्यान देना होगा, अन्यथा गांव से शहरों की ओर पलायन जारी रहेगा। गौरतलब है कि 2011 में देश में जनगणना नहीं हुई। इसके चलते योजनाओं को लागू करने की आबादी के दबाव को समझते हुए चीजों को देखने में समस्या आ रही है। 2047 में विकसित भारत का सपना देखने से पहले हमें अपनी क्षमताओं और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझना होगा। इसके लिए जनगणना एक बेहतर और सशक्त माध्यम हो सकता है और देश को पता चल सकता है कि बुनियादी समस्याओं में जो है हम कहां पर खड़े हैं। तो ये जो महापौर के बयान से जो बात उपजी है, या उन्होंने प्रधानमंत्री भी इसको खत्म नहीं कर सकते, तो कई बार हम बातचीत में कहते हैं कि अगर ईश्वर भी आ जाएं तो ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। जैसे हमको लगता है कि हमारे देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई है, तो हमको लगता है कि कोई भी चमत्कार हो जाए, पर ये खाई बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग जो गरीब लोग हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, पर उनको 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल है। और बहुत सारे लोग, चाहे वो अमीर दर अमीर होते जा रहे हैं, उसके कई भी कारण हो सकते हैं, पर हमको कई बार लगता है कि ईश्वर यदि है और वो ये सब देख रहा है तो वो क्यों नाइंसाफी कर रहा है। तो महापौर यदि ये कह रहे हैं कि इन समस्याओं का हल नहीं कर सकते और उस पर राजनीति हो रही है, तो राजनीति तो अपनी जगह है, वो बयानबाजी पे होती रहनी चाहिए। पर सवाल ये है कि क्या जो शहरी समस्याएं हैं उसका स्थायी हल करने के लिए हमारे पास उस तरह की मानसिकता, सोच, संसाधन है क्या, और हम जो नागरिक सुविधाएं हैं उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। क्या हम ये मानते हैं कि हर चीज नगर निगम या सरकार करेगी, सफाई सरकार करेगी, पानी हम उसका दुरुपयोग करेंगे और वो सरकार बचाएगी, कचरा हम डालेंगे और वो सरकार बचाएगी। इंदौर के लोगों ने कम से कम ये तो बताया कि अपने शहर को किस तरह से स्वच्छ रखा जा सकता है। इस तरह की पहल अब सब जगह शुरू हुई है। अगर हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, अपनी प्रकृति को बचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ों का स्थायी हल निकले, तो उसके लिए भी पहल हमको अपनी ओर से भी करनी होगी। नमस्कार।